दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री में। और आज के इस वीडियो सेशन में अपन अध्ययन करेंगे क्वांटम संख्या का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन क्वांटम संख्या से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्या है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखेंगे क्वांटम संख्या है ये कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या होती है आपके 4 प्रकार की। पहला स्टेटमेंट यही बनेगा कि क्वांटम संख्या ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्वांटम संख्या है तो इनका नाम ध्यान रखना आपको। सबसे पहले आते हैं आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप प्रदर्शित करते हो स्मॉल n से। दूसरे नंबर की जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसको प्रदर्शित करते हो आप स्मॉल l से। और दोस्तों जो तीसरे प्रकार की क्वांटम संख्या है उसको आप बोलते हो चुंबकीय क्वांटम संख्या, और उसको प्रदर्शित किसके द्वारा करते हो आप स्मॉल m के थ्रू। और लास्ट प्रकार की जो क्वांटम संख्या है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हो आप स्मॉल s के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बनेगा कि क्वांटम संख्या ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्वांटम संख्या है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको आप बोलते हो कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड वाली होगी एज्यूमेट्रिक क्वांटम नंबर, मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या। तीसरी वाली क्वांटम संख्या आपके पास कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट जो आपके क्वांटम नंबर का जो टाइप है कौन सा होता है? चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी परमाणु में अगर आपको कक्षक को प्रदर्शित करना है, कक्षक को दर्शाना है, तो उसके लिए कितनी क्वांटम संख्या की आवश्यकता है। इसी प्रकार अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए कितनी प्रकार की क्वांटम संख्या की आवश्यकता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे आप, एक परमाणु में अगर आपको प्रत्येक कक्षक की बात करनी है तो एक परमाणु में प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय द्वारा दर्शाया जाता है। यह हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों। मतलब किसी भी परमाणु में अगर आपको कक्षक को दर्शाना है तो कक्षक को दर्शाने के लिए कितनी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? 3 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय की आवश्यकता होती है। और 3 क्वांटम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? स्टार्टिंग वाली, मतलब n, l एंड m, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये तो किसको दर्शाने के लिए आवश्यकता है? कक्षक को दर्शाने के लिए। अगर आपसे ये बोल दे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर आपको इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। और चारों क्वांटम संख्या कौन सी होती है? n, l, m एंड s। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बन जाएगा कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक कक्षक के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहां पर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या से। जो प्रथम प्रकार के आपके पास क्वांटम संख्या है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी यहां पर? पहली क्वांटम संख्या से अपन डील करेंगे। और पहली क्वांटम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इंग्लिश में आप इसी को बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको प्रदर्शित किससे करते हो? स्मॉल n से क्या करते हो? इसको प्रदर्शित करते हो। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया स्मॉल n। अब यहाँ पर अपन डील करेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है आपको क्या क्या दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं है जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित कर सकते हो। तो सबसे पहली बात देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए पहला पॉइंट आपके लिए क्या बन जाएगा कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित की गई। तो आपको ध्यान रखना कि जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? बोर। मीनिंग बोर वैज्ञानिक के द्वारा क्या है ये प्रस्तावित है। और इसको प्रदर्शित किसके द्वारा करते हो? इसको प्रदर्शित करते हो आप स्मॉल n के द्वारा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बन गया? मुख्य क्वांटम संख्या बोर के द्वारा प्रस्तावित की गई एवं इसे स्मॉल n से क्या करते हो?
प्रदर्शित करते हो। दूसरा स्टेटमेंट देखना, अब यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी मेंशन करूंगा, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा आप कौन कौन सी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हो। तो इंपोर्टेंट थिंग है, सबसे पहले जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसको दर्शाती है, परमाणु का आकार बताती है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपको 4 स्टेटमेंट देता है और 4 कथन में से आपको सही कथन पहचानना होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको दर्शाती है, परमाणु का आकार बताती है। परमाणु का आकार मतलब परमाणु के आकार का निर्धारण कौन करता है, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आपको कौन सी सूचना देती है कि जो कक्षक है, ऑर्बिटल है, तो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसको भी कौन बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ रखा है, यहां से न्यूमेरिकल भी अपन सोल्व करेंगे। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना आपको। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, मतलब आपको किसी भी कक्षक की बात कराए तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की अगर आपको डिस्कस करना है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है दोस्तों, 2n² की इक्वल होती है। ये ध्यान रखना आपको, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या या एक कोष में, यहां पर कक्षक नहीं है दोस्तों, कौन सा आएगा, कोष की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, कोष की बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर अपन बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके द्वारा आप और क्या बता सकते हो, कोणीय संवेग की गणना की जा सकती है। तो मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसके द्वारा आप और किसकी गणना कर सकते हो, कोणीय संवेग की गणना कर सकते हो। कोणीय संवेग की गणना भी मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से की जा सकती है। तो ये दोस्तों कुछ की पॉइंट थे जिसके द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या को आप इजीली बता सकते हो। और इसको प्रदर्शित करने का एक और तरीका होता है, कोष को प्रदर्शित करती है। ये एक्चुअली में इसको प्रदर्शित करती है कोष को, और कोष को बताने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, KLMN का भी यूज कर सकते हो। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके द्वारा आप कोष को प्रदर्शित कर सकते हो, और कोष को दर्शाने के लिए आप K, L, M और N का यूज कर सकते हो। K का मतलब कौन से कोष की बात चलेगी, फर्स्ट वाले की, L का मीनिंग दूसरे कोष के लिए, M का मीनिंग थर्ड कोष के लिए, और N का मतलब कौन सा हो जाएगा, चौथे कोष के लिए। अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों, उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके अंदर N का यूज होगा, ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि जहां पर भी N आएगा तो वहां पर एक्चुअल में रोल किसका होगा, वहां पर रोल होगा आपके मुख्य क्वांटम संख्या का। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जिसको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं। सबसे पहले आपने अभी ये बोला था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके द्वारा कोणीय संवेग की गणना की जा सकती है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, कोणीय संवेग की बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है, बोर की जो परिकल्पना पढ़ती हूं वहां से एक बोर की परिकल्पना क्या थी, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कोषों में चक्कर लगाता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान n/2π होता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, mvr = n/2π। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कौन सा है, कोणीय संवेग का। और कोणीय संवेग को प्रदर्शित किसके द्वारा कर रही हो आप, mvr, और mvr = किसके, n/2π। m का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेग, r का मतलब क्या हो गया है,
परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार, एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और एच का मतलब क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। दूसरी बात करेंगे अपन त्रिज्या की, तो यहां पर रेडियस की अगर आप बात करोगे मतलब परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या या परमाणु के आकार को भी कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या। फॉर्मूला इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो त्रिज्या के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, R इक्वल टू 0.529, इंपोर्टेंट 0.529 मल्टीप्लाई विद एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इसकी यूनिट किस में है दोस्तों, यूनिट है इसकी एंगस्ट्रॉम में, मीनिंग ए नोड आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास है ये एक्चुअल में किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। परमाणु की त्रिज्या को प्रदर्शित करने का फॉर्मूला क्या हो गया, 0.529 मल्टीप्लाई विद एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और यूनिट किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो यहां पर एन का मतलब क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, और जेड का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, तो वेग का भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। कौन सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के वेग को प्रदर्शित करने के लिए, तो जब भी आप वेग की बात करोगे तो वेग को प्रदर्शित करते हो स्मॉल v से, तो वेग का फॉर्मूला क्या है, 2.1 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶, मीनिंग 10 की पावर 6, और इसका फॉर्मूला बनता है z डिवाइड बाई एन, और यूनिट क्या होती है दोस्तों, यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, इसकी यूनिट कौन सी थी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहां से आपको मैंने कोणीय संवेग, त्रिज्या और वेग, इनका एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है उससे मेंशन करवा दिया। और एक और आपने स्टेटमेंट बोला था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके द्वारा कोष की ऊर्जा को भी क्या करती है, ये बताती है। तो कोष की ऊर्जा को अगर आपको डिफाइन करना है तो कोष की ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कोष की ऊर्जा के लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी की बात कर रहे तो यहाँ पर भी मेंशन करता हूं, एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। ई का मतलब क्या है, कोष की ऊर्जा, और कोष की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, -13.6 मल्टीप्लाई विद जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक और एन का मतलब हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और यूनिट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, मात्रक होती है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में किसको प्रदर्शित करता है, ये फॉर्मूला प्रदर्शित करता है आपके कोष की ऊर्जा को। अब यहाँ पर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसमें कौन किसको बताता है ये मैं मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले अगर अपन यहां से बात करें, एम का मतलब क्या हो जाएगा, तो एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, मेंशन कर रहा हूं, जहां एम इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सेकंड बात अगर मैं वी की बात करूंगा तो वी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेग, मतलब जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वेग है वो कौन सा हो गया, वी हो गया। स्मॉल आर की बात करोगे तो ये क्या होगी, परमाणु की त्रिज्या हो गई है, परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या का इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया है दोस्तों, परमाणु का आकार हो गया है। फिर अगर अपन बात करें ई, तो ई यहां पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोष की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, कोष की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर ई का मतलब क्या हो गया, कोष की ऊर्जा। जेड का अगर मीनिंग है तो जेड का मीनिंग क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। जेड का मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। फिर अगर आप बात करोगे यहां पर एन, एन का मतलब क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। और एक और यहां पर एक कांस्टेंट आया था दोस्तों, कांस्टेंट कौन सा था, एच। एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक, एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लांक नियतांक। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या करता है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बन सकते। तो यहां पर जो मैंने 4 फॉर्मूले मेंशन किए, कोणीय संवेग का, परमाणु की त्रिज्या का, इलेक्ट्रॉन के वेग का, और इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कोष की ऊर्जा का। तो इन सभी को कौन बताता है आपको, मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करती है।
तो ये हो गई आपके पास फॉर्मूले। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटम संख्या है उससे अपन डील करेंगे। नेक्स्ट वाली क्वांटम संख्या कौन सी आपके पास है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली 1 नंबर से अपन ने डील कर लिया है। दूसरे नंबर की जो क्वांटम संख्या है आपके पास, तो यहां पर मेंशन करता हूं मैं 2 नंबर पर, और उसका नाम क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और आप इसी को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सेकंड वाली पढ़ेंगे अब अपन, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को आप दोस्तों प्रदर्शित किससे करते हो? प्रदर्शित करते हो आप स्मॉल एल से। इसी को आप बोलते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब इसको डिटेल में देखेंगे, इंपोर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, द्विगंशी जो क्वांटम संख्या है वो एक्चुअल में किसके बारे में बताती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बता रही थी? इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में उपस्थित है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है दोस्तों, ये बताती है इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए? सबसे पहली जानकारी ये किसके बारे में देती है? इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में। तो पहला पॉइंट मेंशन कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में कौन बताती है? कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। प्रदर्शित किसके द्वारा करते हो इसको? तो यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, इसको प्रदर्शित किसके द्वारा करते हो? स्मॉल एल के द्वारा। अब अगर आप बात करें कि परमाणु के में जो कोष होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? उपकोष से होता है। तो सेकंड वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। जो भी परमाणु होता है, और परमाणुओं में अपन डिस्कस करेंगे कोष, उपकोष, कक्षक, इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो परमाणु में जो कोष होते हैं, परमाणु में कोष, कोष को बोलते हो सेल। तो परमाणु में जो कोष है वो किससे बने होते हैं? उपकोष से बने होते हैं। ये इंपोर्टेंट थिंग है, मतलब जो कोषों का निर्माण किससे होता है? उपकोषों से होता है। तो परमाणु में कोष उपकोषों के बने होते हैं, उपकोषों के बने होते, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से उपकोष होते हैं जो सामान्यतः आपके लिए यूज में आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर उपकोष की अगर आप बात करोगे तो उपकोष होते हैं आपके लिए SPDF। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, अलग कलर से इसको मेंशन करता हूं। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया उपकोष। और ये जो उपकोष कौन कौन से? सबसे पहला उपकोष हो जाएगा आपके लिए S, फिर हो जाएगा P उपकोष, उसके बाद में D उपकोष, और फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? F उपकोष। ये इतने आप यूज में लेते हो, वैसे आगे चलता जाएगा इनका नंबर। इंपोर्टेंट थिंग देखना दोस्तों, इन उपकोषों के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों? फिक्स है। मतलब जो जब भी S उपकोष आएगा तो उसके लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है दोस्तों। तो यहाँ पर L की वैल्यू हमेशा याद रखना, आपको फिक्स डाटा ये। S उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है दोस्तों। अगर बात करोगे आप P उपकोष के लिए L की वैल्यू 1 है, D उपकोष के लिए L की वैल्यू 2 है, और F उपकोष के लिए L की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 3 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से उपकोष के लिए जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है। ये फिक्स वैल्यू है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास S उपकोष आएगा तो उस वाली कंडीशन में आपके लिए L की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, और F के लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये जो इंपोर्टेंट वैल्यू है, यहां से कई बार आपके न्यूमेरिकल और इनका जो एप्लीकेशन होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, उससे आपको क्या करवा देता है? डील करवा देता है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं मैं इसको। तो यह जो क्वांटम संख्या अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति निर्धारित करती है। ये इंपोर्टेंट है। यहां पर मतलब क्या है? जो भी आपके उपकोष है उनकी आकृति को क्या करेगी? निर्धारित करेगी। तो यहां पर मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूं? द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की आकृति निर्धारित करती है। इंपोर्टेंट स्टार लगाकर मेंशन किया है मैंने। द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा उपकोष की आकृति निर्धारित करती है।
उपकोष की आकृति को क्या करती है, निर्धारित करती है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विवंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोष की आकृति को क्या करती है, निर्धारित करती है। अब कैसे निर्धारित करती है उसको देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूं, जो एस उपकोष है उसकी आकृति किस टाइप से होती है। अभी मैंने दोस्तों मेंशन किया था आपके सामने एल की वैल्यू, और एल से कौन सा क्या संबंधित है आपका, एल की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं वापिस एक टेबल मेंशन करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा दोस्तों उपकोष के बारे में। दूसरे नंबर में जो कॉलम होगा उसके लिए मैं मेंशन करूंगा दोस्तों एल की वैल्यू, और जो थर्ड वाला कॉलम आएगा वो किसका आ जाएगा, आकृति का हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से उपकोष के लिए, एस, पी, डी और एफ, इन्हीं के बारे में डिटेल में देखना है। तो एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है, 0। पी के लिए 1 हो गई है दोस्तों, डी उपकोष के लिए 2, और एफ उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, द्विवंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू 3 होती है। बात करते हो अगर आप किसकी, आकृति की। अब इंपॉर्टेंट सुनना दोस्तों, आकृति होती है अगर आपके पास एस उपकोष है तो एस उपकोष की जो आकृति हमेशा कैसी होती है, गोलाकार होती है। मतलब यहां से एल से डिसाइड हो जाएगा, जिसके लिए भी एल की वैल्यू 0 होगी, कौन सा उपकोष होगा, एस, और उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। बात करते हो आप किसकी, एल के लिए, एल की वैल्यू 1 है तो उपकोष कौन सा हो गया, पी, और पी उपकोष की आकृति कैसी होती है, डंबल प्रकार की होती है। मीनिंग जिस प्रकार से डंबल होता है उस प्रकार की आकृति किसकी होती है दोस्तों, पी उपकोष की। तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, आकृति किस प्रकार की होगी, डंबलाकार आकृति होती है। डंबलाकार आकृति मतलब जिस प्रकार से डंबल होता है उसी प्रकार से आकृति किसकी होती है, पी उपकोष की। और अब बात करते हो दोस्तों अगर आप किसकी, डी की, तो डी की आकृति किस प्रकार से होती है, द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार आकृति किसकी होती है दोस्तों, आपके डी उपकोष की। और एफ उपकोष की बात करें तो दोस्तों इसकी आकृति कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब किस प्रकार की होती है, जटिल प्रकार की। तो ये आपके पास समझ में आ जानी चाहिए कि कौन से उपकोष के लिए एल की वैल्यू क्या है, फर्स्ट थिंग, और उस उपकोष की आकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी उपकोष है उसकी आकृति को कौन बताता है, उसकी आकृति को बताती है आपके द्विवंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि एन और एल का मान क्या एक समान हो सकता है क्या। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे, एन और एल का मान है कभी भी एक समान नहीं होगा। तो मतलब एन का मान है वो 1 से प्रारंभ होता है, जबकि एल का मान कहां से प्रारंभ हो रहा था, 0 से। अगर आपने स्टार्टिंग में नोट किया होगा तो दोस्तों देखो मैंने बताया था, जो आपके जो कोष होती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या जिनको प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर के, एल, एम, एन था आपके पास, और के की वैल्यू कितनी मिनिमम होती है मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, एन की वैल्यू 1। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है दोस्तों, एन की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि एन की वैल्यू के कोष के लिए 1 थी। मतलब जो न्यूनतम अगर बात करूं मैं एन, तो न्यूनतम एन की वैल्यू कितनी होती थी, एन। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बात करूं किसके लिए, एल, मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो मतलब यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से आपको एक स्टेटमेंट मिल जाता है दोस्तों, और वो स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या होता है, स्टेटमेंट दोस्तों आपके पास ये बनेगा कि जो एन और एल का मान है कभी भी एक समान नहीं होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं दोस्तों यहां से, ये लीजिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है। मतलब जो एन और एल की वैल्यू कभी भी एक समान नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखिए एन इज नॉट इक्वल टू एल। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आपको मेथड आना चाहिए। मतलब एन और एल की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या, इनका मान कभी भी एक समान नहीं होता है। तो मतलब यहां से एल का जो अधिकतम मान कितना हो सकता है ये भी मेंशन कर देता हूं मैं। ये लीजिए दोस्तों मैं मेंशन करता हूं एल का अधिकतम मान, मतलब जो द्विवंशी क्वांटम संख्या है इसकी अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एल का अधिकतम मान किसके इक्वल होता है, n-1 के इक्वल होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे n का मतलब क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और बात बताता हूं मैं आपको,
कि कौन सी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं और कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले एक टेबल मेंशन कर देता हूं। टेबल के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पर उपकोष और उपकोष में कक्षकों की संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए मैंने टेबल मेंशन किए, तो टेबल को मेंशन करता हूं मैं डिफरेंट कलर से। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसके अंदर अपन देखेंगे उपकोष, कौन सा उपकोष उपस्थित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे उस उपकोष से कितने कक्षक संबंधित होते हैं और उन कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मतलब उस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों ध्यान रखना ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहां पर अगर अपन बात करें सबसे पहले एस उपकोष के लिए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एस उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पर एस उपकोष में एक ही कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दूसरी अगर अपन बात करें पी उपकोष के लिए, तो पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। तो 3 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। मतलब पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगर अपन बात करें कौन से उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए। डी उपकोष में जो कक्षकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लास्ट वाला कौन सा रह गया, एफ उपकोष। और एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब कौन से उपकोष में कितने कक्षक होते हैं और उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो जो आपके उपकोष आपकी यूज होते हैं उनके बारे में मैंने आपको मेंशन करवा दिया है। कौन से उपकोष में कितनी संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन और कितनी संख्या में क्या होती है, कक्षक उपस्थित होते हैं। और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करोगे दोस्तों, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक कक्षक में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपके पास 2। तो हमेशा ध्यान रखना है एस उपकोष में एक कक्षक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे क्योंकि कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 है। डी उपकोष में 5 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और जो एफ उपकोष है इसमें कक्षकों की संख्या 7 होती है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। अब यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करा देता हूं मैं कि जो पी के अंदर जो आपके पास वैल्यू है कौन सी, पी उपकोष। तो पी उपकोष में कौन कौन से कक्षक होते हैं, तो पी उपकोष में कौन कौन से कक्षक है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड। ये एक्चुअल में मैंने क्या मेंशन कर दिए, कक्षक मेंशन कर दिए। बात करते हो अगर आप एस उपकोष में एक ही कक्षक और वो वाला कक्षक कौन सा होता है, एस ही होता है। इसी प्रकार से जो डी उपकोष है इसमें कक्षकों की संख्या की बात करें कितने कक्षक थे, 5। कौन कौन से कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स है, चौथा वाला होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 5वां होता है दोस्तों आपका डी जेड स्क्वायर। ये जो मैंने मेंशन किए ये एक्चुअल में क्या है, कक्षक है। ये एक्चुअल में क्या होती है, कक्षक। और ये जो पी एस डी या एस पी डी है ये एक्चुअल में क्या होती है, उपकोष। मतलब कौन से उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। और यहां से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो अगर आपने बात की कि कौन से उपकोष में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या के लिए दोस्तों एक अगर आपके पास उपकोष है तो उसमें कितने कक्षक उपस्थित होते हैं उसके लिए 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूले बना रहा हूं। अब ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपोर्टेंट है। ये लीजिए स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं मैं, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या। ये लीजिए उपकोष में अधिकतम, उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या, उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। और उपकोष में अगर आपको अधिकतम कक्षकों की संख्या पता करनी है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, 2l+1 है। दोस्तों ध्यान रखना ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2l+1। और l का मतलब क्या हो जाएगा, द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगर आपको किसके लिए पता करना है,
P के लिए पता करना। तो देखो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। अगर P उपकोष में आपको कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है, आपको वैसे पहले से पता है कि जो P उपकोष है उसमें कक्षक की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ये आपको इस वाले फॉर्मूले से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो यहां पर देखिए P उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 3। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं मैं 2l+1 में। तो यहां पर मैंने मेंशन किया 2 मल्टीप्लाई l, और P उपकोष के लिए दोस्तों l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 1, और प्लस कितना आ गया 1। तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, प्लस 1 तो कितना हो गया 3। और आपको पहले से पता है कि P उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन से कक्षक होंगे, Px होगा, Py होगा और साथ में Pz होगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगाकर मैंने मेंशन किया। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या का पता कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, इसी का एप्लीकेशन पार्ट और कुछ नहीं है, किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब भी आपको किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है तो क्या हो जाएगा, पहले तो उसमें कक्षक निकालो और जो भी कक्षक आते हैं उसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। तो किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, अधिकतम कक्षकों की संख्या आपके पास 2l+1, और आपको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, अधिकतम 2। तो यहाँ पर उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या ये है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से। तो ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है। और इसी का दूसरा वर्जन क्या मेंशन कर सकते हो आप, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा 4l+2। तो इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेंशन किए मैंने दोनों के दोनों। ये वाले फॉर्मूले इनका बहुत ज्यादा यूज होता है डायरेक्ट सवाल को सोल्व करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या और किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के ये फॉर्मूले दोस्तों। ये तो हो गए किसके लिए, आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, और किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l+1 हो जाएगा। l की वैल्यू फिक्स है दोस्तों, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, और f के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां पर आकर आपकी फिनिश होती है दोस्तों कौन सी, द्विघांसी क्वांटम संख्या। अब थर्ड की बात करेंगे अपन। तीसरे प्रकार की जो आपके पास क्वांटम संख्या दोस्तों वो कौन सी होती है, तीसरी प्रकार की क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर की क्वांटम संख्या को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये लीजिए, अब अपने पास हेडिंग क्या हो गई है, क्वांटम संख्या नंबर थर्ड, और थर्ड कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या है दोस्तों, इसको आप किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हो। तो ये लीजिए मैंने भी किससे मेंशन कर दिया, इसको स्मॉल n से क्या कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया। अब इसके द्वारा देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पर डिस्कस करोगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित की गई, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक था, कौन सा, जीमेन। तो जीमेन, या इसको कई जगह जीमान भी लिखा रहता है। तो ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित की गई, जीमेन वैज्ञानिक के द्वारा तो प्रस्तावित की गई है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हो आप, स्मॉल m से क्या करते हो, इसको प्रदर्शित करते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, इंपोर्टेंट थिंग है, मतलब ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो एक्चुअल में किसके बारे में बताती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये आपके बताती है उपकोष के अभिविन्यास की संख्या बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है आपको, उपकोष के अभिविन्यास की संख्या, उपकोष के अभिविन्यास की संख्या, उपकोष के अभिविन्यास की संख्या।
तो मतलब जो कक्षकों का अभिविन्यास है एक प्रकार से कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। इसको मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं, उपकोष का अभिविन्यास का मतलब क्या हो गया, जो कक्षक का अभिविन्यास है उसके बारे में बताती है। मतलब जो कक्षक का अभिविन्यास, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, कक्षकों का अभिविन्यास कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास का निर्धारण करती है। कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण, अथवा आप क्या बोल सकते हो, उपकोष के अभिविन्यास की संख्या को बताती है। किस प्रकार से आप इसको सेटिस्फाई करोगे, तो यहां पर देखिए अगर आप मैं बात करूं पी उपकोष की, तो पी उपकोष में दोस्तों कितने प्रकार के कक्षक उपस्थित है, 3 प्रकार के कक्षक है, पी एक्स है, पी वाई है और साथ में कौन सा होता है, पी जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए उपकोष का अभिविन्यास बोल दीजिए या उपकोष में उपस्थित है कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण कौन करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे पहला मेंशन कराऊं पी जो एक्स है उसकी आकृति किस प्रकार से होगी, उसके बाद में बात करेंगे अपन पी वाई की और फिर लास्ट में बात करेंगे अपन पी जेड की। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनके अभिविन्यास को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे कौन सी कक्षा के लिए, पी एक्स के लिए, ये मेंशन करूंगा मैं पी वाई के लिए और थर्ड वाला मेंशन करूंगा मैं पी जेड के लिए। अभी आपने ये मेंशन किया है कि जो पी कक्षक है इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डंबलाकार आकृति में, मतलब जो पी कक्षक की आकृति है, अगर उसकी एक लोब है उसका वेव फंक्शन कौन सा प्लस है, तो उसके ऑपोजिट लोब का जो वेव फंक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, डंबलाकार। अब यहां पर देखिए मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सेम टाइप से देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या मैथमेटिक्स से हिसाब से पढ़ते हो तो यहां मेंशन कर देता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आप इसे ये लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पर भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको पी एक्स कक्षक की आकृति बनानी है, कौन से की बनानी है, पी एक्स कक्षक की, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कहां पर उपस्थित होता है, एक्स एक्सिस पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एक्स एक्सिस पर। पी वाई की बनानी है तो वाई एक्सिस के ऊपर उपस्थित होता है, तो ये लीजिए मैंने कहां पर उपस्थित किया, इलेक्ट्रॉन घनत्व को वाई एक्सिस पर। इसी प्रकार से पी जेड कक्षक अगर आपको बनाना है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां पर उपस्थित होता है, अलोंग द जेड एक्सिस, मीनिंग जेड एक्सिस के ऊपर क्या होता है, उपस्थित हो गया। तो ये आपको किसको प्रदर्शित कर दिया, कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको प्रदर्शित करते हो आप स्मॉल एम के द्वारा। और अभी मैंने आपको एक और बात मेंशन की थी क्या, कि अगर मान लीजिए जो पी कक्षक है इसकी एक लोब अगर पॉजिटिव है तो उसके जस्ट ऑपोजिट विपरीत वाली लोब पर कौन सा, उसका किस प्रकार से वेव फंक्शन होगा, जस्ट ऑपोजिट। अगर मान लीजिए ये वाली लोब, इसको आपने अगर प्लस से मेंशन किया है तो ये वाली ऑपोजिट लोब है, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, माइनस होगा। ये क्वांटम केमिस्ट्री होती है, उसके अंदर से आपको पता चलता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके थ्रू आप वेव फंक्शन को क्या करते हो, पता करते हो। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पी कक्षक में अगर एक लोब कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाली कैसी होगी, ऋणात्मक। अगर ये वाली धनात्मक है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जो पी उपकोष है उसमें उपस्थित जो 3 कक्षक है उनका अभिविन्यास किस प्रकार से होता है। और ये जानकारी आपको कौन प्रदान करता है दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदान करती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि एम का जो संभावित मान है वो क्या क्या हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मैं मेंशन कर रहा हूं। एम का मान, एम की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे एम का मान दोस्तों हमेशा कहां से होगा, माइनस एल से प्लस एल तक होता है। माइनस एल से प्लस एल तक होता है और साथ में क्या इंक्लूड रहता है, जीरो भी इंक्लूड रहता है, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब जब भी आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पता करना है तो उसका संभावित मान कहां से लेकर कहां तक होगा, माइनस एल से प्लस एल तक होता है। और इसमें क्या शामिल होता है, शून्य भी शामिल होता है, मीनिंग इंक्लूडिंग जीरो। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो यहां पर देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं।
जैसे आपको ये बोल दिया कि डी के लिए एम का मान बताइए, तो आपको पहले से पता है कि जो डी उपकोष है इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता है डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो डी के लिए अगर आप बात करती हो कि डी उपकोष के लिए आपको एम का मान बताइए, तो एम का मान देखो कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू 2 है ना, तो यहां पर देखिए एम का संभावित मान डी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एल से प्लस एल, मतलब -2 से कहां तक जाएगा, +2 तक जाएगा, और इंक्लूडिंग क्या है 0। तो यहां पर देखिए एम का मान क्या क्या हो सकता है डी के लिए, -2, -1, 0, +1, +2। मतलब जो डी के लिए दोस्तों कितने मान संभव है चुंबकीय क्वांटम संख्या के, 5 मान संभव है, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये निर्भर करता है दोस्तों कि कौन से उपकोष से संबंधित है। आपको सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी सवाल सोल्व करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि किसी एम का संभावित मान क्या होता है, -L से +L तक होता है, और उसमें क्या शामिल रहता है, शून्य भी शामिल रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला अगर पॉइंट की बात करूं मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए, तो L के दिए गए मान के लिए M के कुल मान, तो M के कुल मान कितने हो जाएंगे, 2L + 1 के बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, 2L + 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आप पहले से ये वाला फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। लास्ट वाली जो दोस्तों आपके पास जो क्वांटम संख्या कौन सी होती है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, 4th नंबर की डिस्कस करेंगे अपन, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या को दोस्तों आप किससे प्रदर्शित करते हो, स्मॉल s से प्रदर्शित करते हो। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको अपन डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो क्वांटम संख्या है, मतलब जो चक्रण क्वांटम संख्या है, वो आपको किसके बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में कौन बताता है आपको, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। दूसरा देखिए, S का मान कितना हो सकता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, S का मतलब हो गया चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, हाफ होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। और ये किसको बताता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बताती है। अब यहां पर 2 केस बनेंगे। अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, अदरवाइज कैसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है, मतलब जो जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो वो अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। दूसरा वाला कौन सा केस बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज को दोस्तों आप हिंदी में बोलते हो दक्षिणावर्त। तो हिंदी टर्मिनोलॉजी भी लिख देता हूं मैं, क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हो गया, दक्षिणावर्त दिशा में। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको दोस्तों बोलते हो वामावर्त दिशा में। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, वामावर्त दिशा में। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज माने यहाँ पर दक्षिणावर्ती इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उस वाले केस में S की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, +1/2 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन है वो वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज में दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह का यूज करोगे, अपवर्ड एरो का। और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण को प्रदर्शित करना है तो इसके लिए किसका यूज करोगे आप, डाउनवर्ड एरो का। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ½ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो एक पॉइंट बनता है, यहां से पॉइंट क्या बनेगा, एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब ये तो अपन पहले से पता है कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2। और जो दोनों आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यहां पर मेंशन करता हूं,
जैसे ये दोस्तों मैंने क्या बना दिया, एक कक्षक बना दिया। तो इस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे, 2। तो अगर मान लीजिए पहले वाला इलेक्ट्रॉन अगर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों उसकी दिशा किस प्रकार से होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहां से स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 2 हो सकती है। अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट वाला, अगर मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है, उस वाले फॉर्मूला को बोलते हो चक्रण कोणीय संवेग। तो यहां पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही मेंशन कर देता हूं मैं, ये लीजिए चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग। तो चक्रण कोणीय संवेग को पता करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है, इजी सा फॉर्मूला है। चक्रण कोणीय संवेग को ज्ञात करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है अंडर द रूट s+1। तो ये लीजिए s+1 और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको h/2π से। ये लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर देना h/2π से। तो ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में किसको प्रदर्शित करता है, चक्रण कोणीय संवेग को। और चक्रण कोणीय संवेग को दर्शाने के लिए आप किसका यूज करती हो, μs का यूज करती हो। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, चक्रण कोणीय संवेग का अगर आपको मान पता करना है तो क्या होता है, √s+1 मल्टीप्लाई विद h/2π। तो यहां पर आकर दोस्तों जो आपकी क्वांटम संख्या है वो पूर्ण होती है। अब इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है उनका आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको सोल्व करना है, और सोल्व नहीं होता है तो फिर मैं उस वाले वीडियो सेशन का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।